चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्विकली हम रिवाइज करते हैं जो पिछली क्लास में किया था। पिछली क्लास में अगर मैं लिख के नहीं रिवाइज करूंगा, आई जस्ट रिवाइज क्विकली अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें आप लोग मुझे हिंट करेंगे। सबसे पहले हमने बोला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस। और जब हम, और सुनो, आइडेंटिफिकेशन का बेस ही क्या होता है कि दे आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड दे हैव फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। सीनियर्स पीछे प्लीज। अभिषी, इनका टाइम है ये। हाँ, बातें नहीं। तो फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। और आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा रीजन जो बनेगा, सबसे बड़ा तरीका बनेगा कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों और उन्हें हम मनी में मेजर कर सकें। भाई, मुझे बहुत लॉस हुआ। अब बहुत लॉस का क्या मतलब है? आई कांट मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी। मुझे 5 करोड़ का लॉस हुआ। यस, दैट इज मेजरेबल एंड इट इज हैविंग अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो जैसे आपने बोला था ना कि मेजरमेंट भी बोला था आपके टीचर ने। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स तभी होती है जब हम उन्हें मेजर कर पाते हैं। मेजर करने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हें रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग में सबसे पहले बोला हमने कैश बुक। एवरीथिंग वट एवर यू डू इन कैश वो कैश में चला जाएगा, चाहे परचेज चाहे सेल्स। ठीक है, कैश बुक में। एक्सपेंसेस हो गया, इनकम हो गया, सब कैश बुक में चला जाएगा। गुड्स अगर हमने परचेज करी क्रेडिट में तो दैट विल गो इन परचेजेस बुक में। और अगर रिटर्न हो गया, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, फिर सेल्स और सेल्स रिटर्न, फिर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बुक। और जिसका कोई नहीं उसका कौन, जनरल प्रॉपर। ये रिकॉर्डिंग खत्म हुआ। फिर हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन लेजर अकाउंट के अंदर होती है। क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग। 3 तरह से, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट चलती है हमारे पास। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। उसको कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। उसके बाद हमने क्या किया था, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और बाद में हमने किसको किया, कम्युनिकेशन किया। कम्युनिकेशन किसको करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। सो व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? इट इज एन एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। वो जो एंड रिजल्ट है। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखिए। अगर मैं आपके सामने लिखूं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बुक में दे रखी है, लेकिन बुक आपके पास नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जरा समझना। एक, सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है दैट इज रिलेटिंग टू योर प्रॉफिट एंड सरप्लस। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट्स या सरप्लस। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट या सरप्लस। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनकम स्टेटमेंट। पिछली क्लास में बताया था इसको इनकम स्टेटमेंट। या अगर हम बोलें तो क्या बोलते हैं इसको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा बोलते हैं इसको। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 3 तरह की आपके सिलेबस के हिसाब से होती है। दूसरा पार्ट जो आता है, हाँ नहीं रुक जा बेटा, वो नहीं अभी। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्या, कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। बोलो। हाँ, सरप्लस ही प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है, सिनोनिम्स है ये, इसलिए तो ऑब्लिक करा है। ऑब्लिक मतलब सेम चीज होती है। या हम बोले प्रॉफिट और सरप्लस, ऐसा कर लीजिए आप। ऑब्लिक मतलब या तो ये या उसको। अगर हमने प्रॉफिट बोला तो इट हैज एन ऑब्वियस मीनिंग ऑफ लॉस ऑल्सो। ऐसा करके चलते हैं, ठीक है। ये होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उसके कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। कभी आप अपने घर के लिए अगर सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो कैन यू रिकॉग्नाइज कि कौन सा चावल या राइस अच्छी क्वालिटी का है और कौन सा राइस बेकार क्वालिटी का है? कैसे पता, कभी देखा है चावल हाथ में उठा के देखा कभी किसी ने? या सब्जी उठा के देखी है हाथ में कि कौन सी बढ़िया क्वालिटी की कौन सी खराब क्वालिटी की, देखा कभी? कैसे पता लगता है? टमाटर देखिए, हम टमाटो देखते हैं अगर हम लोग, हाथ लगाती, सख्त है, चमकदार है, ब्राइट है, अच्छा है, पिलपिला, अंदर पल्पी बन रहा है, तो क्या मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग में क्या क्या होते हैं वो जरा जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हम जाने कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो,
फिर दोबारा से इसके लिए हमें चाहिए होगा एक सेंट्रल कैरेक्टर। नहीं, इसको नहीं लेके चलेंगे अब की बार, तुम्हें नहीं लेके चलेंगे, डोंट वरी, किसी और को लेके चलेंगे, ठीक है। सो रेडी फॉर अनदर स्टोरी? रेडी फॉर अनदर स्टोरी, चलिए। हाँ, हाँ, ये बहुत दिनों बाद इसको पकड़ते हैं आज। सो हमारी क्लास में पर्व है, और आपने देखा होगा ना कि डू यू हैव एनी चाइल्डहुड फ्रेंड? बचपन के दोस्त होंगे, सभी के होंगे, तुम्हारे भी हैं। अच्छा, आपके हैं कोई? आपके क्या मतलब, क्या दोस्ती है उनके साथ, किस तरह की बॉन्डिंग है आपके साथ? कभी चौंटा मार देते हैं उसके, या कभी भी कुछ भी कर देते हैं, किस तरह की बॉन्डिंग है उनके साथ, बताइए। तुम बोलो कैसे? कोई दोस्त है बचपन का, ये सब पराये हो गए? हाँ, अभी भी ब्रो, आजा, आ जाते हैं। या दोस्तों के साथ कभी भी कुछ, मतलब देयर इज अ ग्रेट कंफर्ट विद दोस्त फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना? है ना, है भाई तुम्हारी? है ना? अच्छा, एवरीबडी इज हैविंग। मेरे भी बचपन के कुछ दोस्त हैं, बहुत। जब हम बड़े हो जाते हैं मेरी उम्र के बराबर, तब वो बहुत कम रह जाते हैं, लेकिन आपकी उम्र में तो होते हैं। डोंट राइट चाइल्डहुड फ्रेंड, वी आर नॉट गोइंग, डोंट राइट। तो पर्व की बचपन की एक सहेली थी, सहेली, समझते हैं ना? हाँ, जिनके साथ ये खेलना कूदना उठना बैठना सब करते थे। अब पर्व तो हो गए 6 फुट लंबे गबरू जवान, सहेली भी बड़ी हो गई, ठीक है। तो सहेली के ना एक दद्दू हैं, दद्दू। दद्दू जानते हैं ना किसे कहते हैं? ग्रैंडफादर, हाँ, ग्रैंडफादर। तो जब ये सहेली के घर जाया करते थे, तो दद्दू इनको चॉकलेट टॉफी, जनरली बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं, बच्चों को प्यार से ले 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 बच्चे करके उनको, ले बेटा टॉफी ले ले, चॉकलेट ले। सो दद्दू फील्स दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड इज अडोरेबल। तो आपको बहुत बचपन से प्यार करते हैं, और आपने देखा होगा अभी आप जैसे बड़े हैं, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आपके सामने कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे। तो पर्व और उसकी सहेली, एंड दे हैव वेरी गुड बॉन्डिंग, एंड दे हैव वेरी गुड बॉन्डिंग विद दद्दू एज वेल, ठीक है। अब ईश्वर क्या करता है, सबको अपने पास बुलाता है। तो एक दिन ईश्वर ने दद्दू को अपने पास बुला लिया। सो सैड, है ना? अब किसी के दादाजी चले जाते हैं तो दुख तो होता ही है। अब क्या हुआ, सहेली वॉज इन अ डीप ट्रॉमा, मतलब बहुत उदास थी। हम थोड़ी देर में मजाक उड़ाएंगे उस चीज का वैसे, एंड गॉड फॉरगिव मी। तो दद्दू जो थे वो चले गए, सहेली बहुत उदास थी, और बहुत ही ज्यादा उदास थी। तो पर्व, तो बंदा तैयार है, अब उदासी है तो दूर करने के लिए पहुंचेगा वहां पर। तो पर्व डिसाइडेड कि मैं कंडोलेंस मीटिंग में, आपने देखा होगा ना एकता कपूर के सीरियल में टाइप होता है, दद्दू जी की मूर्ति, दद्दू जी की वो तस्वीर लगी हुई है, माला लगी हुई है, उसमें अगरबत्तियां जल रही हैं, उन पे फूल डाले हुए हैं, अड़ोस पड़ोस में सब सफेद कपड़ों में लोग बैठे हुए हैं। ऐसा करके देखा होगा ना आप लोगों ने, ऐसा एकता कपूर की सीरियल्स में होता है। तो उसी कंडोलेंस मीटिंग में हमारे पर्व जो है वो पहुंच गए, और इन्होंने क्या पहना, बिल्कुल पीले रंग की पैंट, लाल रंग की कमीज, काउबॉय स्टाइल का हैट डाला, ठीक है। यहाँ यन्ना मुरुगना स्टाइल की इन्होंने क्या करी, वो गोलियों वाली पेटी पहनी, दो रिवॉल्वर, और दो रिवॉल्वर ऐसे डाले, ऐसे वाले रिवॉल्वर डाले। और आपने देखा ना काउबॉय स्टाइल की जो बेल बॉटम पैंट होती है वैसी, और जूते ऐसे जिन पे घोड़े की नाल लगी हुई हो, जब ये चल रहे तो ठक ठक, और ऐसे करें तो चाकू निकल आए बाहर, ऐसे करके चाकू निकला है, ठीक है। गले में इतनी मोटी भैंस के संकल जैसी चेन, कूल, ऐसे करके, ठीक है। और ये ठक ठक करते हुए सहेली के घर पहुंचते हैं, और दरवाजा खोलते हैं, चर करके ऐसे, ठीक है, और खड़े हो जाते हैं ऐसे। और सहेली को पता क्या बोलते हैं? दद्दू इज नो मोर, यू मस्ट बी फीलिंग वेरी सैड, चल मेरे कंधे पे सर रखे रो ले, ठीक है। अबे हंसी क्यों रहा है? हाँ, इसमें गलत क्या है, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? क्या गलत था? कुछ नहीं गलत था। मतलब जब आप कॉन्डोलेंस मीटिंग में जाओगे तो बढ़िया छम छम करता हुआ लहंगा पहन के जाओगी, ठीक है, चूड़ियां छिनकाती हुई जाओगी, ठीक है। अच्छा, क्या गलत था बेटा, बता। What's- सब बढ़िया था ना? तो जब किसी के कॉन्डोलेंस में जाओ, बढ़िया सुर्ख लाल कमीज पहन के जिसमें सितारे बने हुए हों, ठीक है, ऐसे जाना झूमते फिरते हुए, ठीक है, और पायल पहन के जाना, छनकाती हुई जाना, फिर देख क्या मजा आएगा। अभी एकता कपूर का सीरियल थोड़ी जो वैम्प आएगी उधर, नहीं। देर इज समथिंग अब नॉर्मल इन दिस, है ना? इट वॉज नॉट रेलिवेंट टू दैट ओकेशन, अंडरस्टूड? वो जो उसका अटायर था,
वो उस ओकेशन का रेलेवेंट था। अच्छा, उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, सही लगा बताओ? मेरे कंधे पे सर रख के रो, क्या रिएक्शन होगा? दफा हो जा नालायक यहाँ से। एक तो दद्दू चले गए और ऊपर से तू काउबॉय बन के आया यहाँ पर। और ये भाई साहब कहता है, "यन्ना मुर्गन ठाए ठाए ठाए।" दद्दू के नाम पे 15 गोलियां चला देता है। ठीक है? फॉल्स सीलिंग में छेद कर देता है, झूमर भी गिर जाते हैं नीचे। ठीक है? हाँ, दिस इज इररिलेवेंट। ऐसे मौके पे क्या होना चाहिए था? सफेद कपड़ों में शांति से जाके दद्दू की माला पे फूल चढ़ा के चुपचाप से बैठ के वैसा वैसा करके होना चाहिए था ना। लेकिन भाई साहब ने क्या करा? काउबॉय, वो भी अन्ना मुर्गना स्टाइल का बन के वहां चला गया। दैट वाज नॉट रेलेवेंट। ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज रेलेवेंट टू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो रेलेवेंट होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। मतलब अगर उसकी जरूरत है तो वो जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। अब किसी के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जब आप जाएंगे तो रेलेवेंस के हिसाब से क्या करेंगे? अपना अटायर लेके जाएंगे। ठीक है? अच्छा, किसी की शादी है, वहां भाई साहब सफेद कपड़ों में ठीक है, चेहरे पे उदासी लेके बाल बिखेर के पहुंच गए। ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन इन योर मैरिज। कहते भैया शादी में या मैयत में आया, क्या कर रहा है ये? तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ। अब सोचो कि आप किसी की शादी में जा रहे हो, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के, ना कान में मेकअप कुछ नहीं करके, और 5-6 लोग सफेद कपड़ों में किसी की शादी में चले जाते, तो कैसे लगेगा वहां पर? एक दो तीन चार जो आ रहा है सफेद कपड़ों में आ रहा है, आदमी सोचेगा मेरी शादी है, कुछ और है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट ऑन दैट ओकेजन। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट होनी चाहिए। मतलब इट शुड बी एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रेलेवेंट होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट। इररेलेवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विल हैव नो यूज। तुम्हें चाहिए कैश सेल्स, और तुम और कुछ निकाल के दे रहे हो, सेल्स नहीं निकाल के दे रहे हो। तुम्हें कैश परचेज चाहिए, यू आर नॉट टेलिंग अबाउट कैश परचेज। तुम प्रॉफिट और लॉस की बात करोगे, तुम उसकी बात नहीं कर रहे हो, बाकी तुम सब कुछ बोल रहे हो। है ना? तो हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए अभी, इनसे पूछ लो, पड़ोसी से। तो देन स्किप टू द अदर क्वेश्चन, देन आई विल कम टू यू। सो इट शुड बी रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है? ओके जी। फिर बचपन में आपने क्या समझा था? आपने एक कहानी पढ़ी होगी ना, एक शेफर्ड होता है, वो बार बार मजाक करता है, भेड़िया आया भेड़िया आया। और जब भेड़िया आता तो क्या होता है? कोई नहीं आता है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो बार बार झूठ बोलता था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन लॉस्ट हिज रिलायबिलिटी। वो रिलायबल नहीं होता, लोग उसका भरोसा नहीं करते हैं। आपका जो फ्रेंड बार बार झूठ बोलता है, आपको डिच करता है, आप उसका भरोसा नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? रिलायबिलिटी। क्या होनी चाहिए? रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए आपकी? रिलायबल होनी चाहिए। अच्छा सोचो, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही रिलायबल नहीं है तो कैसे काम चलेगा? हु विल ट्रस्ट? आपके अकाउंटेंट ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, आपके अकाउंटेंट ने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स दे दिया, गलत प्रॉफिट बताया, गलत लॉस बताया, तो हाउ विल यू ट्रस्ट दैट? तो ये वो चीजें होती हैं जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की एसेंशियल क्वालिटीज हैं। इट मस्ट बी रेलेवेंट, इट मस्ट बी रिलायबल। ठीक है? और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो थी वो लिखी फ्रेंच में, जबकि आपके एम्प्लॉय हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं सिर्फ। तो समझ में आएगी क्या? फ्रेंच टर्म यूज कर रहे हैं आप, जर्मन में लिख रहे हैं आप, स्पेनिश लिख रहे हैं, यूरोपियन भाषाओं की खिचड़ी बना के दे रहे हैं वहां पर। नो, नोबडी विल अंडरस्टैंड दैट। तो क्या करना चाहिए आपको? इट शुड बी व्हाट? अंडरस्टैंडेबल। तो तीसरी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है आपकी? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो इट शुड बी रेलेवेंट। रिलायबल ऊपर कर सकते हैं रेलेवेंसी। इट शुड बी रेलेवेंट होना चाहिए, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि पिछले साल से इस साल आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया? व्हेन वी विल कंपेयर लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को, अगर मैं इस साल से कंपेयर कर पाऊं,
तो ही तो मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो सेंस है वो बनती है। बोलिए कौन सा एस्पेक्ट? तुमने पिछले साल अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डॉलर्स में लिखी थी, इस साल तुमने पाउंड में लिख दी, अगले साल तुम रुपीज में लिख रहे हो, हाउ विल यू कंपेयर दे? अनटिल अनलेस यू हैव अ कॉमन मेजरमेंट। ठीक है, तो अच्छा, पिछले साल आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अमेरिकन अप्रोच से बनाई, इस साल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ब्रिटिश अप्रोच से बनाई, हाउ विल यू कंपेयर दैट? तो देयर शुड बी देयर शुड बी कंसिस्टेंसी in methods of accounting. There should be consistency in valuation methods, है ना? रुपीज है तो रुपीज में लिखोगे, आपने देखा होगा कंपनीज हमारे हिंदुस्तान में जो तो रुपीज में लिखती हैं सारी इंफॉर्मेशन, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन करोड़, ऐसा करके लिखती हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए ना। पिछले साल आपने रुपीज में लिखी, इस साल आप डॉलर में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो मतलब कितना मुश्किल बनेगा बंदे के लिए, पहले डॉलर को कन्वर्ट करेगा फिर कंपेयर करेगा, तो इट इज अ टीडियस टास्क। तो क्या होनी चाहिए? नंबर 4, कंपेरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको कंपेयर ही ना कर पाए। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो रिलायबिलिटी होती है, रेलेवेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। ये 4 क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं किसके? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। क्लियर है जी? गॉट इट? आसान था? ठीक है, चले आगे थोड़ा सा। चलो, अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इसके यूजेस कौन कौन से होते हैं, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखते हैं उसको। ये स्कूल में करवाया होगा ना आपको, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजेस? हाँ चलो दिखाते हैं, मैं बताता हूँ। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उसके यूजेस, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दो तरह के यूजेस होते हैं इसके, पुरानी किताब में थोड़ा अलग तरह से, एक इंटरनल और एक क्या हो जाएगा हमारा, एक्सटर्नल। अब जब हम इंटरनल बोलते हैं ना, इसके अंदर बेसिकली दो तरह के लोग आते हैं। एक, जिन्हें बोलते हैं हम लोग ओनर्स, और एक होता है क्या, मैनेजमेंट। ओनर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर जो है वो मालिक होता है, जैसे एक दुकान, ग्रोसरी शॉप का मालिक, उसको हम क्या कहते हैं, ओनर ही बोलते हैं। मालिक, प्रोप्राइटरशिप मालिक। एक ओनर जो सिंपल ओनर, ठीक है। पार्टनरशिप में 2 3 4 पार्टनर है, वो मालिक होते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में अगर उन्होंने मैनेजर रख लिया, वो क्या कहलाएगा, वो मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है। किसी कंपनी के केस में, अच्छा कंपनी का असली मालिक कौन होता है बताइए जरा? फाउंडर, ओहो, और सीईओ, हाँ, शेयर होल्डर, द वॉइस करेक्ट। समझना बेटा, शेयर होल्डर जिनके पास कंपनी के शेयर होते हैं, तो शेयर होल्डर होते हैं ओनर। और फिर शेयर होल्डर जो होते हैं वो लोगों को, जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं वो डायरेक्टर बनते हैं। और जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने आप में से सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे को क्या बनाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं। तो ये ओनर होते हैं, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, और कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर मैं बोलूं तो शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपके कहलाते हैं ओनर। और सीईओ, सीएफओ, सीओओ, या फिर वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है। ये टॉप पोजीशन वाले होते हैं, आपकी अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। और वो जो क्लर्क होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन, वो तो सिर्फ बना के आगे भेज देते हैं। तो ये इधर आएंगे ना, फाउंडर इधर होते हैं। फाउंडर तो मतलब कोई एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म होती है, मतलब कंपनी में फाउंडर शब्द नहीं यूज करते हैं। हाँ जरूरी नहीं है। अब जैसे देखो, आपने देखा होगा मैकडी, मैकडोनाल्ड जो है, उनके फाउंडर कुछ और थे। अगर मैकडी की स्टोरी देखेंगे आप लोग,
तो थोड़ी देर के लिए फाउंडर थे, बाद में तो एक्वायर कर लिया ना, हड़प लिया था बिजनेस बेसिकली। अगर आपने मैकडी के ऊपर एक पूरी शॉर्ट फिल्म बन नहीं, मैकडी की स्टोरी अलग है। उसको जो फाउंड किया था वो दो भाइयों ने फाउंडर थे उसके, लेकिन बाद में उनके बिजनेस को एक बिजनेसमैन ने हड़प लिया था। हाँ, वैसा करके। ठीक है, कुछ जैसे, तो शेयर जिसके पास जितने ज्यादा शेयर होंगे वो बंदा क्या कहलाएगा? डायरेक्टर कहलाएगा, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाएगा। दे आर द मोस्ट पावरफुल, दे आर द रियल ओनर। और ये लोग जो हैं ये वाले, इनको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। हाँ, नहीं बेटा, नहीं होता। ठीक है, मैं बताता हूँ। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कभी आपने देखा होगा ना किसी बैंक के अंदर सीएमडी एक पोजीशन होती है, एक और चीज होती है, एक और पोजीशन हम बोलते हैं सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नहीं, जो सरकारी बैंक होते हैं ना, प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर उनको एक पोजीशन दिया है, उसे कहते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी बोला जाता है उनको। मैनेजिंग डायरेक्टर तो जैसे हमने बोला ना, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, तो कई जगह पे चेयरमैन शब्द होता है, चेयरमैन या चेयरपर्सन, तो वो भी ओनर होते हैं। लेकिन जो सरकारी बैंक होते हैं गवर्नमेंट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह जो होते हैं, इनमें जो पोजीशन होती है वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की होती है। ऐसा करके, तो दे आर द रियल ओनर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी ओनर होती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये लोग। वैसा करके हमारी इंफॉर्मेशन चलती है। इज दैट फाइन? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये लोग जो हैं यहाँ वाले, ये लोग जो यहाँ वाले हैं, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, ये क्या है हमारे? मैनेजमेंट कर, ये नौकर लोग होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। बहुत कम कंडीशन में सीईओ जो है ओनर होता है, बहुत कम कंडीशन में। देयर आर सर्टेन बिजनेस जिसमें ओनर ही सीईओ हो जाता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। सीईओ इज ए हायर पोजीशन, मतलब हायर्ड पोजीशन, मतलब आपने उनको नौकरी पे रखा होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हाँ, ये सब सैलरीज पोस्ट हैं। बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करते, मैनेजिंग डायरेक्टर इलेक्ट होते हैं। सरकारी बैंक में तो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, कि गवर्नमेंट किसी आईएएस ऑफिसर को बना देती है, या बैंकिंग सर्विस के बंदे को बना देती है। ठीक है। तो ये रियल ओनर होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? ये इनके, हाँ, तो इनको हम इंटरनल बोलते हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉय वगैरह वगैरह जितने भी लोग होंगे, सबको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की लिस्ट बहुत लंबी है। एक्सटर्नल के अंदर क्या आते हैं? अगर मैं एक्सटर्नल के अंदर लूँ, क्या लूंगा? एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। रूटीन एम्प्लॉइज एंड रूटीन वर्कर्स हैं ये, रूटीन एम्प्लॉइज और रूटीन वर्कर्स हैं। एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है। पुराने एडिशन में आपको क्या देखेगा पता है? जो जैसे आपके पास एडिशन, आपके पास जो एडिशन है, उसमें ये भी इधर ही डाल रखे हैं। लेकिन पता है क्यों उनको इधर रखा गया है? क्योंकि इनके पास अकाउंटिंग की पूरी एक्सेस नहीं होती है। इन लोगों के पास होती है एक्सेस। सीईओ के, सीएफओ के पास पूरी एक्सेस होगी, एम्प्लॉयज के पास नहीं होगी। आप देखो अपने पास, दिखेगा आपको? दिख रहा है? लास्ट की तरफ चलो, जस्ट गो एट द लास्ट। और चलो, नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं नहीं, शुरू का चैप्टर है। बदल गया, ट्रेंड बदल गया। लेटेस्ट एडिशन में ये और ये, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल बोलते हैं। और वो फिर एक्सटर्नल की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब एम्प्लॉयज और वर्कर्स जो होते हैं, ये भी अकाउंटिंग। अच्छा चलो समझिए, इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, इनकी जरूरत ये होती है। दे जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस। ठीक है। इनको, दे हैव टू मैनेज एक्टिविटीज। अब मान लो आपके, अभी आपने देखा ना, एप्पल ने अपना पहला आउटलेट मुंबई में खोला। टिम कुक ने कल ही, आज कल 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 इनॉग्रेशन करा था। जब हम बच्चों के साथ यूएस जाते हैं ना, तो एप्पल के स्टोर में जाएंगे, एप्पल के स्टोर में जाएंगे, और एप्पल के स्टोर, ह्यूज स्टोर्स आर देयर, एंड दे गिव फेबुलस डील्स। यूएस के जो एप्पल स्टोर्स है ना, बहुत शानदार डील देते हैं। आउटलेट्स तो मिल जाएंगे तुम्हें, जैसे मान लो उसमें एप्पल भी होगा, सैमसंग भी होगा, दुनिया होगा, एक्सक्लूसिव। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसने, एप्पल ने अपने एक्सक्लूसिव, जैसे बोलते हैं ना, जैसे जैसे बाटा के एक्सक्लूसिव शोरूम होते हैं शूज के, रिलैक्सो के, या फिर मान लो इनके अपने अपने शूज वालों के जो एक्सक्लूसिव शोरूम होते हैं, जैसे डेल का एक्सक्लूसिव शोरूम हो गया, तो जैसे सैमसंग के एक्सक्लूसिव शोरूम होते हैं, उस तरह के शोरूम, उस तरह का जो आउटलेट है एप्पल का अपना कंपनी ओन्ड शोरूम, वो हिंदुस्तान में नहीं थे, मुंबई में शुरुआत कर टिम कुक आए थे, और उन्होंने कल, जो सीईओ है जो उसके, उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया था, सीईओ।
ध्यान रखिएगा, वो नहीं है, वो ये है अभी। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर हो, तो वो शायद वो उस कैटेगरी में भी चले जाएंगे, बट दे आर इंटरनल। ठीक है, आगे देखते हैं। एम्प्लॉय, और इनको क्या चाहिए, इनको फैसले लेने होते हैं कि किस यूनिट को चलाना है, किसको बंद करना है, नया यूनिट कहाँ खोलना है, या डाइवर्सिफाई करना है, या फिर हमें क्या करना है, मॉडिफाई करने अपने बिजनेस, या एक्सपेंड करना है। और सुनो, जब हम बिजनेस एक्सपेंड करते हैं ना बेटा, दो तरह से एक्सपेंड करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एक्सपेंशन, एक होता है इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन। बताओ जरा, ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है? जड़ी बूटियों के साथ करेंगे तो ऑर्गेनिक। हाँ, ऐसा कुछ है? फिर बता भाई। समझो, अगर आप अपने रिसोर्सेज से अपने एम्प्लॉय को भेजकर एक नई फैक्ट्री लगाते हैं, उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी का चलता फिरता प्लांट खरीद लें, चलता फिरता बिजनेस खरीद लें, उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। ऐसा चलता है, ठीक है? तो वो हमें लिखना नहीं है, दैट इज फॉर योर नॉलेज। तो अच्छा, अब एम्प्लॉय वर्कर को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, रेगुलरिटी रहेगी नहीं रहेगी, सैलरी कम, है ना, कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो दे आर इंटरेस्टेड फॉर दिस एम्प्लॉयर वर्कर। क्या चाहते हैं ये? सैलरी टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें बोनस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमें इंसेंटिव मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये इन्फॉर्मेशन ये लोग चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में समरी बना के दे रखा है। और अगर नहीं आती एक दो दिन में बुक्स, तो फिर मैं आपको नोट्स आपके क्लास ग्रुप पे भेज दूंगा उसको मैं, ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर प्रेजेंस इन क्लास ग्रुप। आई विल ऐड यू टुडे, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अश्मित को 2 करोड़ का लोन चाहिए। अश्मित क्या करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाता है, ए मैनेजर, 2 करोड़ का लोन चाहिए। मैनेजर कहता है भाई कुछ कोलेटरल लेके आ, कुछ मॉर्टगेज लेके आ। ये कहता है मैं हूं ना, मामा सेज यू आर प्राइसलेस। मैनेजर क्या बोलेगा, अबाउट टर्न दे ठुड्डा, भगा देगा उसको। क्या आप अपने माँ बाप के लिए प्राइसलेस हैं? आर यू प्राइसलेस फॉर मैनेजर ऑल्सो? या फिर अगर मैं आप बैंक का लोन नहीं चुकाएंगे, तो मैनेजर मार्केट में जाके आपको बेच ही आएगा क्या? खरीद लो इसमें सस्ते में टिकाऊ में, नहीं बेच सकता ना। सो क्या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे वांट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ताकि वो आपको लोन देने से पहले देख सकें, डू यू हैव पेइंग कैपेसिटी और नॉट। आपको पता है, जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपसे पिछले 6 महीने की पासबुक की फोटोकॉपी मंगवाते हैं। क्यों मंगवाते हैं? कि बंदा ऑलरेडी कर्जे में तो नहीं चल रहा, फिर गाड़ी पकड़ा दी तो फंस गया। हाँ, पासबुक की, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, या तो पासबुक प्रिंट दे दो उनको 6 महीने का, या बैंक का स्टेटमेंट, बैंक से स्टैंप लगवा। हाँ, आपने कभी पासपोर्ट नहीं बेटा, पासबुक। ओ, पासपोर्ट लेके जाएगी, कार खरीदनी है। आप टॉकिंग अबाउट पासबुक, बैंक की पासबुक की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, पासबुक, उसमें आपके पेरेंट्स की जो डिटेल ट्रांजेक्शन की समरी होती है, देट जस्ट टॉक अबाउट दैट। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों चाहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? क्या आप उनके लोन को टाइम पे कर पाओगे? क्या आप उनके इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे? क्या उनका पैसा सेफ है या नहीं है? पता चल रहा है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसलिए जानना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं भाई? कौन होते हैं इन्वेस्टर्स? जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, दोज हु आर हैविंग सरप्लस फंड, जिन्हें फाइनेंसर बोलते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, आपने देखा, मूवी जो होते हैं ना, मूवी, उनको फाइनेंस करते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, एक मूवी के बनाने में 100 करोड़ खर्च हो जाता है आज की डेट में, बाहुबली जैसी मूवी बनाने में 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ खर्च हो जाता है। वसूली भी अच्छी खासी होती है। अब कौन करता होगा फन? तो आपको मालूम है, मुंबई का एक बड़ा मशहूर फिल्म फाइनेंसर है, पालोनजी मिस्त्री। एक फिल्म बनी थी मुगले आजम, नाम सुना होगा किसी ने, मुगले आजम। वो 7 साल तक बनती रही, और पालोनजी मिस्त्री के कनस्तर बच गए थे, इतना पैसा लगा उसमें। बट इट वॉज सुपर डुपर हिट। बहुत महंगी मूवी थी अपने जमाने में, लेकिन वसूली हो गई उसकी। ठीक है, और राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी, राज कपूर सुना होगा आप लोग ने, मेरा नाम जोकर। खूब पैसा लगाया, लेकिन पिट गई, फेल हो गई। राज कपूर सड़क पे आ गया था। देन ही मेड वन मोर मूवी, बॉबी, ऋषि कपूर की और डिम्पल कपाड़िया की एक फिल्म बनाई थी, बॉबी। तो गाना नहीं सुनाऊंगा नहीं तुम्हें, मैं भी, बड़ा बढ़िया गाना है वो, रिकॉर्डिंग बंद करके सुनाता हूँ।
वो मूवी जो थी उसको बनाने से राज कपूर फिर क्या हुआ, दोबारा से, वरना राज कपूर कंगला। तो ये जो है ना पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, दोज हु आर विलिंग कि यार आपकी कंपनी में पैसा लगाएं या ना लगाएं, इनको हम बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ये क्या जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, सो दे कैन डिसाइड कि आपकी फर्म में हम पैसा लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, और आगे चलते हैं। देन वी हैव क्रेडिटर्स। अब ये कौन लोग होते हैं भाई? हु आर द क्रेडिटर्स? बताओ तो जरा, कौन बताएगा हु आर द क्रेडिटर्स? नहीं नहीं, जो हमको, बेटा जो हमको लोन देते हैं वो लेंडर्स होते हैं, दे लेंड मनी टू अस। क्रेडिटर किसको बोलेंगे बोलो? सामान बेचते हैं, दोज हु सेल्स गुड्स टू अस ऑन क्रेडिट, उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं। ये भाई सब क्या चाहते होंगे कि क्या मेरा पैसा वापस आएगा, क्या मैं फ्यूचर में इसे उधार दूं। आपकी दुकान चलती है, ठीक है, जैसे व्हाट्स योर नेम? अनन्या। अनन्या की शॉप चलती है, बहुत शानदार ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है। और अबीर वहां पर ना मंगलसूत्र लेने आ जाता है, हंस रहा था ना उसको देख, हंस रहा था ना उसको देख के। तो अबीर क्या करता है, मंगलसूत्र लेने आ जाता है ना। और अनन्या, तुम इसे मंगलसूत्र उधार बेच दोगी? यू ट्रस्ट हिम? नो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि चल चल भिखारी भाग यहाँ से, कहा मंगलसूत्र लेने आया, भगा देगी उसको। डोंट फील बैड, इट्स एन एग्जाम्पल। इसलिए कभी दूसरों को देखिए मत हंसिए, मेरे पास और एग्जाम्पल्स होते हैं। तो तो क्रेडिटर, ये उसको उधार मंगलसूत्र कब देगी? पहले ये, अच्छा मंगलसूत्र किसको देगा भाई? किसको देगा? अच्छा, पर मंगलसूत्र क्या होता है भाई? तुम्हें नहीं पता? बताना क्या होता है फिर। अरे क्या होता है ये तो बता। शादी के टाइम पे लड़के को पहनाया जाता है, लड़की को ये नो, हाँ ठीक है ना। तो मंगलसूत्र होता है ना। तो आपको कोई दुकानदार वो उधार कैसे बेचेगा भाई, जब तक आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो क्रेडिटर ये जानना चाहते हैं कि भाई इसे सामान और बेचें या ना बेचें। और ये बाई चांस उधार खरीद, अच्छा पहले क्या करा ये, पहले इसने क्या कर दिया, जो पाजेब होते हैं वो पहन के लेके गया था अनन्या से खरीद के उधार, और 1 साल 2 साल हो गया, वापिस ही नहीं करा पैसा। फिर कहता, अनन्या ब्रो आई वांट टू परचेज मंगलसूत्र। कहते चल भाग यहाँ से, पुराने तो तूने पैसे दिए नहीं मुझे, अब तुझे दूंगी मैं ये सब चीजें। नहीं नहीं, तुम क्यों उदास हो बेटा, तुम्हारा भी दिन आएगा, डोंट वरी। ठीक है, आएगा दिन, चलो अगली बारी तुम्हारे से लेंगे हम। तो सो ये क्रेडिटर्स, दिस इज फाइन। मैंने फनी लैंग्वेज में समझाया, तो भैया कोई एग्जाम में ये मत लिख लेना क्रेडिटर्स कि अवीर मंगलसूत्र लेने गया मना कर दिया। ए डोंट कोट दोस एग्जांपल्स, दैट्स फॉर फन, टू मेक यू क्लियर what actually you have to write, that you have to see the book। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट थिंग्स आर क्लियर, यू अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। डोंट कोट सच एग्जांपल्स। इसका पता क्या डिसएडवांटेज होता है, एग्जाम में जब बैठते हैं तो भाई वो फालतू के चुटकुले याद आते हैं, कंटेंट याद नहीं आता। तो टू रिकॉल कंटेंट यू हैव टू स्टडी इट, यू टू स्टडी इट, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो क्रेडिटर इज क्लियर। अब आ जाते हैं किसके अंदर, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, अमेरिका की फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के एक, अमेरिका के जो आपने देखा होगा, नहीं रुक जाओ, अमेरिकन डॉलर में जिसकी फोटो होती है जनरल, देखा किसकी फोटो थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन की। हाँ, फाउंडिंग फादर बोलते हैं उसको, ठीक है। उसने एक बात बोली थी, देर आर टू थिंग्स विच आर इनएविटेबल इन लाइफ, टैक्सेस एंड डेथ। टैक्स तो आपको भरना पड़ेगा, आप कमाएंगे, और मौत तो भैया आनी आनी किसी को। तो एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में अगर अच्छा खासा कमा रहा है तो वो दो चीजों से नहीं बच सकता, एक टैक्स से और एक किससे, डेथ से, ठीक है। तो यहाँ कौन है, डेथ है, सरकार क्या निमुक्त नहीं छोड़ेगी आपको, सरकार क्या ढूंढेगी आपसे, टैक्सेस। यू आर अर्निंग प्रॉफिट, you have to pay taxes. So government and its authorities, what they want from you, taxes, they want taxes from you.
ठीक है, वेदर यू आर अ सोल प्रोपराइटर और यू आर अ पार्टनरशिप फर्म और यू आर अ बिग बिजनेस हाउस और अ बिग कंपनी, यू हैव टू पे टैक्सेस। अब व्हाट इज योर टैक्स लायबिलिटी, वो किससे पता चलता है? प्रॉफिट से। और प्रॉफिट कहां से पता चलता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलता है। ठीक है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ योर टैक्स, दैट यू गेट टू नो फ्रॉम वेयर? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ठीक है, चलिए जी। अब एक और चीज आती है यहां पर, रिसर्चर्स। रिसर्चर्स, अच्छा, कभी आप, कभी भूले भटके आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर वो सिर्फ फिल्मी पन्ना मत पढ़ना, ओ एच टी सिटी, टाइम सिटी, जिसमें करीना कपूर, शाहिद खरगोश कपूर और इन सब की कहानियां आती है, वो नहीं, वो वाला पार्ट नहीं कर रहा। हाउ डू यू नो वो पढ़ती है? डोंट टू बी जजमेंटल। तुम्हारी बारी फिर शुरू हो जाएगी, देख ले, मैं फिर कोई एग्जांपल लूंगा। हाँ तो बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो बेटा सुनो, सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो बाय 8%। ये डेटा कहां से आया होगा बताइए? किसकी? सिर्फ एसीसी सीमेंट, बिनानी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, किससे आया होगा? तो न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर होते हैं, वो सीमेंट इंडस्ट्री का डेटा कलेक्ट करते हैं, और हर सीमेंट कंपनी की वेबसाइट पे उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है। तो वो देखते हैं कि अंबुजा सीमेंट का प्रॉफिट पिछले साल कितना था, इस साल कितना था, एसीसी सीमेंट का पिछले साल कितना था, इस साल कितना था। ठीक है, और बांगुर सीमेंट का पिछले साल कितना था, इस साल कितना था। हर सीमेंट का लास्ट ईयर इस साल का देखते हैं, फिर देखते हैं कितना परसेंट से ग्रो हुआ, उसका एवरेज निकाल लेते हैं, और तब वो क्या करते हैं, तब वो आर्टिकल छापते हैं, क्या, कि सीमेंट इंडस्ट्री ग्रू बाय 8%, 7% या 12%। ठीक है, ये रिसर्चर का काम होता है। आई एम द मेंबर ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक राइटिंग रिव्यू कमेटी ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो जो एनसीईआरटी में हमारी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शिप्रा वैद्य, उन्होंने, अच्छा, उन्होंने पीएचडी करी। उनकी पीएचडी क्या थी पता है? उन्होंने जो पीएचडी करी वो थी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लेदर इंडस्ट्री इन आगरा एंड नियर बाय एरिया फॉर लास्ट 20 years। 20 साल के अकाउंटिंग का आगरा में जो लेदर इंडस्ट्री है ना, उनका उन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया था, उस पर थीसिस लिखी थी अपनी। देन शी वाज अवार्डेड पीएचडी इन कॉमर्स। रिसर्चर ये काम करते हैं। तो भैया रिसर्चर का तो बैंड बाजे बढ़ जाए अगर उनके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ना हो। तो दे आर इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स? एक्सटर्नल रिसर्चर्स। सबसे फालतू यूजर कौन होती है पता है? पब्लिक। कोई काम धाम नहीं ना जिसका, वो बुक्स ऑफ अकाउंट देखना शुरू कर देगा। अब बताओ मुझे टाटा स्टील के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेने देना, भाई बता जरा, क्या लेना देना है मेरा? हाँ, रुक जा रुक जा रुक जा, ये अगला कौन है आपके पास, क्या है? अरे शेयर लेना तो मैं इन्वेस्टर हूं ना, शेयर लेना तो मैं इस कैटेगरी में आऊंगा ना भाई। एक मिनट रुक जा। अच्छा अच्छा ठीक है जी, रुक जाओ, मैं बताता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम बताओ। हाँ, हाँ, इशिता। इशिता को वो परफ्यूम की ब्रांड बताइए कोई मुझे, परफ्यूम की ब्रांड कोई। एक बार क्या हुआ कि ये लड़का, अबीर, ये लड़का गोवा के बीच में पहुंच गया, और बरमुडा में ऐसे कर रहा है, फुर्र। इसे लगा पता नहीं कहां से बहुत सारी लड़कियां आएंगी। याद है ना, एक ऐड था, एक उसका परफ्यूम का ऐड था ना, बंदा बीच में खड़ा हो जाता है, ऐसे करता है, और पता नहीं कहां कहां से भागती हुई लड़कियां आती हैं। एक केकड़ा तक नहीं आया। तो मत बोला कर बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे बताइए, और कोई ब्रांड बताइए। शनैल अगर हम बोले तो ठीक है। तो शनैल का परफ्यूम खरीदने से पहले तुम उसकी बैलेंस शीट देखोगी? बताओ। हाँ, रेटिंग देखोगे ना भाई, उसकी बैलेंस शीट थोड़ी देखोगे। हाँ बोलो। प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी के बारे में जानना है तो उसकी पास्ट की सेल्स देखिए तब। नहीं, पास्ट की सेल्स देखिएगा, लेकिन व्हाई डू यू वांट टू सी द प्रोडक्ट कंटिन्यूटी? यू हैव टू परचेज इट, यू हैव टू यूज इट, इफ इट गॉट एग्जॉस्टेड देन यू हैव टू परचेज इट अगेन। तो बेटा रिव्यू फीडबैक अकाउंटिंग में अंदर थोड़ी जाते हैं। रिव्यू फीडबैक तो जो आपकी कमर्शियल वेबसाइट होगी उसके अंदर जाएंगे, या जो आपका ऑनलाइन डीलर अमेजन वगैरह जो फ्लिपकार्ट होगा वहां आपकी रेटिंग दिखेगी।
अगर मान लो मैं मेरी मशीनरी की मैं रेटिंग लगवाऊंगा क्या फिर बैलेंस शीट के अंदर? नहीं ना, वो नहीं होता। इट इज द कंज्यूमर फीडबैक, वो अलग चीज है। अकाउंटिंग के अंदर उसका कोई रोल नहीं है। तो सबसे फालतू जो यूजर्स होते हैं वो पब्लिक होती है। ठीक है, कुछ काम नहीं है भाई को, ठीक है, बैठे बैठे टाटा स्टील का और क्या कहते हैं हिमालयन का, किसी का वो बुक्स देख रहा है, वो नहीं। they have given a very strange reason in the books. Public need information to assess the enterprise contribution to the economy in many ways. Or why the hell I'll think about ki how much you're contributing to economy? But for the sake of writing, we are writing it. ठीक है, सबसे ज्यादा यूजलेस यूजर्स पब्लिक है। ठीक है, ये दे हैव समथिंग इन माइंड। इफ द कंपनी इज गुड, दे विल इन्वेस्ट इनटू द शेयर एंड दे विल अर्न प्रॉफिट। ये भाई साहब कोई रोल नहीं है इनका, लेकिन क्योंकि फॉर द सेक ऑफ राइटिंग दैट इज रिटन, तो आप भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज अपेरेंटली देयर इज नो सच यूज। ठीक है, अब मुझे मान लो मुझे सैमसंग का एक एलईडी खरीदना है, तो मैं उसकी बैलेंस शीट थोड़ी देखूंगा। देखूंगा क्या? कभी देखा है, कभी सोचा है? कुछ भी प्रोडक्ट, मान लो आपको आपको ब्रिटानिया की ब्रेड खरीदनी है, तो दुकानदार को पहले पहले बैलेंस शीट दिखा, तो भाई साहब क्या बैलेंस शीट, व्हाट द हेल, बुलशिट। नहीं देखिए, देखोगे क्या बैलेंस शीट? नहीं देखोगे ना। आपको मदर डेयरी का मिल्क लेना है, या आपको कंट्री डिलाइट का दूध लेना है, या आपको कंट्री डिलाइट का वो नारियल पानी खरीदना है, उसकी बैलेंस शीट देखोगे क्या? नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। बट देयर इज अ हाइपोथेटिकल रीजन, हाइपोथेटिकल यूजर, कि इकोनॉमी को कितना दे रहे हैं, like business owes many things to society, are they giving back to society and all ऐसा करके। ठीक है, दिस इज देयर। अच्छा, एक और चीज, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को अपनी इनकम का कुछ परसेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अराउंड 1% या 2%, 1% होता है शायद, दैट आई हैव टू चेक, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट फैक्ट। हाँ, वो देखने के लिए आप देख सकते हो कि भाई इसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना पैसा लगाया। लेकिन प्रोडक्ट खरीदने से पहले नहीं करोगे आप सफल में आप मटर खरीदने जा रहे हो, तो ये थोड़ी देखो कि सफल की बैलेंस शीट कितनी अच्छी है। इसकी बैलेंस शीट अच्छी होगी तो ही मटर खरीदूंगा। ठीक है, और घर में बीवी बोलती है मटर लेके आए, नो नो नो, बैलेंस शीट वाज नॉट गुड, आई डिडंट परचेज मटर। कह रहा आओ तुम्हारा पनीर बनाती हूँ। ठीक है, नहीं करेंगे ऐसा हम लोग। तो आई होप यू आर क्लियर इन इन अ फनी वे हाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर आर डिफरेंट। और वो देखिए, सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ये जानना है कि ये क्यों जानना चाहते हैं, सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव्स, बोनस, ये जानना चाहते हैं। ये क्यों जानना चाहते हैं, प्रॉफिट, लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, ग्रोथ, एक्सपेंशन, दे हैव टू टेक मैनेजरियल डिसीजन। वो आपको लिखना है, आपको पूरी बड़ी बड़ी महाभारत नहीं लिखनी है उसके अंदर। गॉट इट? दिस इज फाइन। चलो, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, और उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से होते हैं। सो दीज आर द यूजर्स। इसको हम लोगों ने क्या करा, समझा और देखा। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम। आइए जरा एक और एस्पेक्ट देखते हैं हम लोग, क्या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको जरा सीखते हैं। ये भी बड़ा, इस पर एक 3 मार्कर का क्वेश्चन आया था, ब्रांचेस ऑफ। हाँ 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 हाँ, बता जरा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं, बहुत पुरानी टाइप ऑफ अकाउंटिंग है। हाँ बोलो। जैसे एक पेड़ के ब्रांच। हाँ बोलो। क्रीम, हाँ, कुछ कुछ गड़बड़, आज कुछ गड़बड़ है। ये पासपोर्ट से जाएगी सामान खरीदने के लिए। 3 मार्क्स में क्वेश्चन होता है। देखिए, दिस इज फ्रॉम माय स्कूल्स पर्सपेक्टिव। छोटा सा स्कूल नर्ड है, मैं उसके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके स्कूल के हिसाब से चीजें अलग अलग हो सकती हैं, दैट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर योर पर्सपेक्टिव। आइए जरा समझते हैं। हिंदुस्तान में अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, क्या इंसान कम है? बहुत है, बहुत बहुत इंसान है। हम कनाडा की तरह थोड़ी हैं, हजारों, मतलब 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ है, लोग है ही नहीं, डेंसिटी पॉपुलेशन है ही नहीं। डू वी हैव अ स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? पेड़ पर्वत कम है हमारे यहाँ, कैसे? तो इससे भैया, इससे क्या करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ देते हैं। पुलिस,
वी हैव स्टेट्स वेयर हाई डेंसिटी ऑफ प्लांटेशन इज देयर, ग्रीनरी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिज में भी छोड़ दूंगा ना, 15 दिन तक भटकते रहोगे, बाहर नहीं आओगे। ठीक है, ठीक है, लकड़ बकेट टाइगर की तुम्हारी दावत बनोगे तुम फिर। ठीक है, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में सफदरजंग एन्क्लेव के पीछे डियर पार्क है। अगर तुम्हें डियर पार्क में छोड़ दिया जाए और छोड़ दिया, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, इतना ग्रीन है वो, इतना। तुम ही बोल रहे हो ऐसे क्वेश्चन। सुनो अब देखो, अच्छा चलो ठीक है, लेबर अथाह है, तुम देखो ना सुबह सुबह लेबर अच्छा आपने देखो ना हर जगह में लेबर चौक नाम की जगह बनी हुई है। लेबर चौक होते हैं हर सेक्टर में, तुम्हें लेबर चौक दिख जाएगा। आप एक लेबर देखने के लिए जाओगे, अगर आप अपनी गाड़ी से बोलते हो हाँ भाई लेबर चाहिए, तो भीड़ आ जाती है पूरी, संभालना मुश्किल हो जाता है, इतने लोग हैं अनएम्प्लॉयड, बहुत है। फूड ग्रेन्स, गेहूं चावल की कोई कमी है हमारे देश में? है क्या? नहीं है, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और आपने वीट क्राइसिस वर्ल्ड में था, लेकिन हमने अपने एक्सपोर्ट को रोका और लोगों को सबक सिखा दिया। देयर इज नो स्कैरसिटी ऑफ दैट, अबंडन नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, नेचर और सनलाइट है, आपको बर्फ भी दिखेगी, आपको सूरज की तपती दोपहरी भी दिखेगी, आपको सी कोस्टल एरिया भी दिखेगा, हर चीज, एवरी काइंड ऑफ क्लाइमेट इज हियर। ठीक है, आपको चाइनीज लुक वाले लोग भी दिखेंगे हमारे देश में। ठीक है, आपको साउथ इंडियन लुक वाले लोग भी दिखेंगे, आपको राजस्थानी भी दिखेंगे, आपको देखा ना, हर एरिया का शक्ल चेहरा वगैरह सब बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमारे लोग अगर चाइना में जासूसी करने के लिए जाएं तो वो ठीक जाएंगे। अच्छा, आई जस्ट कोट वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई वाज डूइंग माय बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड हमारे साथ ना, हमारे बैच में कुछ जैसे फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भी पढ़ने के लिए आ रखे थे। तो कुछ कोरियंस थे हमारे पास जो आ रखे थे वहां पर। अब वो 3-4 लड़के थे, 4-5 लड़के थे, और हम समझ ही नहीं आता था कौन कैसा, मतलब आई पर्सनली आई वाज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अच्छा, अब हमने दोस्ती कर ली उनके साथ, हम साथ बैठ के लंच वंच करते थे। कहते मुझसे बोलते, राणा टेल अस वन थिंग। मैंने कहा क्या? हाउ डू यू डिफरेंशिएट अमंग योरसेल्फ? व्हाट द हेल? कह रहे तुम लोग सब एक जैसे लगते हो। मैंने कहा दैट इज व्हाट आई वांट टू से यू, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? नो 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 नो, वी आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा सी दिस एंड दैट, वी आर वेरी डिफरेंट। नो नो नो, यू गाइस आर ऑल सिमिलर। उनको हम सब लोग एक जैसे लगते हैं, हमें वो लोग एक जैसे लगते हैं। मेरे बच्चे कोरियन सीरियल देख रहे होते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। मैंने कहा ये कैरेक्टर, पापा कम ऑन क्या कह रहे हो तुम लोग, बताओ। आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कोरियन स्टार को, लड़का लड़कियां जो भी होते हैं, वो बीटीएस वाले जो लोग होते हैं, मुझे कोई समझ में नहीं आता कौन क्या है वो, बट दे आर एबल टू डिफरेंशिएट। तो उन लोगों को हम एक जैसे लग रहे होते हैं, और हम लोगों को अगर हम देखें इन जनरल तो नहीं डिफरेंशिएट कर पाते, बट दैट डिफरेंशिएशन इज देयर इन द कंट्री। तो देखिए, हमारे देश में जिस चीज की स्कैरसिटी होगी, उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अब यूरोप में, अमेरिका में, जापान में ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, तो वहां पर लेबर बहुत महंगा है। अब लोग दुबई, मिडिल ईस्ट क्यों जाते हैं नौकरी करने के लिए, लेबर बन के क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, लोग कम है। यहाँ आ जाइए आप, 200, 250, 300 रुपए में लेबर मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा स्कैरसिटी जो है फाइनेंस की है, पैसा, पैसे की, फाइनेंस की। ठीक है, तो फाइनेंस और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एक्सपर्ट होता है, उसे हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो पहली ब्रांच हमारे पास अकाउंटिंग की है, उसका नाम क्या है यहाँ पर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सपर्ट जो थे उनको कहते हैं सीए। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? चार्टता अकाउंटेंट। क्या कहते हैं उसको? चार्टता अकाउंटेंट। अवीर बनेगा चार्टता अकाउंटेंट। ठीक, अच्छा अच्छा, तो ये अश्वत बनेगा, चार्ट चार्ट के अकाउंट को बिल्कुल क्लीन कर देगा। इज इट चार्टता अकाउंटेंट या, हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट जो चार्ट में कस्टर्ड मिला के खाता है? अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं उनको, सीए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक्सपर्ट कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे देश में फाइनेंस की प्रॉब्लम, लेकिन यूएस में बोले, यूरोप में बोले, वहां फाइनेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। तो इंडिया में सीए की ज्यादा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पैसे की प्रॉब्लम है। लेकिन यूएस में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, यूरोप में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या करते हैं? अगर मान लो आपने देखो, अब यहाँ देखिए आप जरा, एक छोटा सा एग्जांपल, हैव यू एवर हर्ड अबाउट कोला वार? कोलावरी, कोलावरी नहीं बोल रहा मैं, कोला वार। अबे स्टार वार नहीं है, कोला वार है ये।
पेप्सी और कोक के बीच की लड़ाई। हाँ, कोला वार। ठीक है। अब सोचो, पेप्सी ने अपनी 500 मिलीलीटर की बॉटल की कीमत 15 रुपए कर दी, 18 रुपए से। तो कोक क्या करेगा? वो बढ़ा देगा, वो भी कम करेगा। ठीक है। कोक 1 लीटर के साथ 200 मिलीलीटर फ्री देता है, तो पेप्सी भी क्या करेगा? कुछ दिनों बाद बढ़ा देगा। देखा ना आपने ट्रेंड? ठीक है। अगर उसने एक हैंडी बॉटल निकाली है, डाइट निकाली है, तो पेप्सी भी ऐसा करने की कोशिश करता है। दिस इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ कोला वार। ठीक है। अब सोचो कि अगर कोक ने अपनी 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 15 रुपए कर दी, तो पेप्सी को क्या करना पड़ेगा? उसे भी कीमत उसे भी कीमत कम करनी पड़ेगी। अब कीमत बढ़ाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कीमत कम करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। अब सुनिए, कीमत कम करने के लिए क्या करें? या तो क्वालिटी गिरा दें उसकी, कोक पिए और फिर टॉयलेट के आना जाना शुरू हो जाए, दस्त लग जाए सबको। ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक है। एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करना कम कर दें। कोक ले रहा आमिर खान को, तो पेप्सी ले रहा राजपाल यादव को। ऐसा करेगा क्या? आपने देखा, दोनों बराबर की टक्कर के एक्टर लेते हैं। कोक आमिर खान को लेता है, तो वो किसको लेता है? सलमान खान को लेता है या फिर अक्षय कुमार को लेता है? देखा है, बराबर के टक्कर के एक्टर को लेते हैं। ठीक है। क्वालिटी भी कम नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट का भी खर्चा कम नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे बताइए? हाँ, कॉस्ट कम करेंगे। क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे। एंड पीपल हु आर एक्सपर्ट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट, उनको कहते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट्स। क्या कहते हैं उनको? तो जो दूसरी तरह की अकाउंटिंग हमारे पास आती है, एक दूसरी तरह की अकाउंटिंग क्या कहलाती है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। बिल्कुल। ये तो सिर्फ फाइनेंस की बात करता है, ये कॉस्ट की बात करता है। नहीं जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिसोर्सेज क्या है, खर्चे क्या है, उसकी बात होती है सिर्फ। हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट, उसकी तो बात होती ही नहीं है। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एज वेल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एज वेल। आई विल गिव एन एग्जांपल। एक एयरलाइंस अपनी कॉस्ट कटिंग के बारे में सोच रही थी। कॉस्ट कटिंग का मतलब जानते हैं? कॉस्ट को पकड़ा और काट दिया? नहीं। कॉस्ट कटिंग का मतलब था यू हैव टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। अब लंबी चौड़ी मीटिंग चल रही थी, तो एक यंग और एंथुसियास्टिक एग्जीक्यूटिव जो होता है, वो बोलता है, मे आई गिव सम सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन बोल रहे थे कि हम लंच कम कर देते हैं, ब्रेकफास्ट कम कर देते हैं, ये लंबी लंबी उड़ान 16 घंटे की उड़ान, ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो उसने एक ऑडिट, उसने देखा, अच्छा वो एयरलाइंस क्या करती थी, अपने अपने जो पैसेंजर्स होते थे, जो फ्लायर्स होते थे, उनको मतलब रॉ फ्रूट, जैसे पूरा एक एप्पल दे दिया या पूरा बनाना दे दिया, ऐसे करके देते थे। तो उसने पता है क्या बोला? उसने बोला, इंस्टेड ऑफ गिविंग होल एप्पल, आप क्या करिए, एप्पल को शानदार स्लाइस में काटिए, और जो प्लेट होती है ना, उस पर क्या करिए, एप्पल की 4 स्लाइस डाल दीजिए। क्योंकि एक जो फ्लाई करने वाला तो पूरा एप्पल तो कभी भी नहीं खाता। खुद देख लीजिए, आप पूरा एप्पल खाते हो कभी? पूरा एप्पल खाया, आधा आधा कर ले प्रभु तुझे समर्पित है, नहीं खाते ना। तो उसने कहा, ये तो वेस्ट जाता है हमारा। तो अगर आप एक बड़े एप्पल को 4 हिस्सों में बांटो और 4 का प्लेट में डालें, तो एक एप्पल में हम क्या कर देंगे, 4 लोगों को फ्रूट सर्व कर देंगे। ठीक है। और ऐसा अगर 1 लाख पैसेंजर में जाएगा, तो कॉस्ट कितनी बचेगी बताओ जरा? 10 लाख पैसेंजर में जाएगा तो कितनी कॉस्ट बचेगी? सो दैट इज हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग emerges आउट। तो इंडिया के अंदर, क्योंकि पैसे की स्कैरिसिटी है, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो होते हैं उनका नाम जो बोलबाला होता है। लेकिन अक्रॉस द ग्लोब ये कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा पैसा कमाते हैं लोग, क्योंकि वहां तो कंपटीशन भी है, वहां भी खर्च करना है, प्रॉफिट भी कमाना है। तो हाउ यू विल मैनेज कॉस्ट कटिंग? कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे चीजों को, एंड देन यू विल सर्वाइव। बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैसे के का हिसाब रखता है बस। कहां से आया और कहां गया उसका हिसाब रखता है। क्यों खर्च हुआ, ज्यादा खर्च हुआ, कम खर्च हुआ, खर्च नहीं होना चाहिए था, ये सब का हिसाब किताब ये रखता है। ठीक है। अच्छा, ये सीए होते हैं, इनको इंडिया में सीएमए बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं इनको। इंडिया के अंदर इनकी ये अकाउंटिंग की डिग्रीज हैं आपस में, अपने आप में। ठीक है। अब ये बताइए मुझे कि ऐसा व्यक्ति जिसे थोड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग की जानकारी हो, थोड़ा टैक्सेशन की जानकारी हो, थोड़ा फाइनेंशियल की जानकारी हो, थोड़ा ह्यूमन रिसोर्स की जानकारी हो,
थोड़ा-थोड़ा सबके बारे में जानकारी हो। विल दैट पर्सन बी अ ग्रेट मैनेजर, या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी अ ग्रेट मैनेजर? दैट पर्सन। उन भाई लोगों को कहते हैं एमबीए। क्या बोलते हैं उनको? एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दे आर जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। ठीक है? हाँ, हाँ, इनको आता सब कुछ, इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन एक्सपर्ट किसी चीज के नहीं होते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में आईआईएम से पढ़ा हुआ बंदा सीए से ज्यादा सैलरी लेता है, ज्यादा पैकेजेस लेता है, कि ये तो सिर्फ फाइनेंस जानता है। और एमबीए वाला बंदा जो क्या, वो फाइनेंस, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, एचआर वगैरह सब कुछ जानता है। इसीलिए एमबीए जो होते हैं, उनका उनका नॉलेज का दायरा बहुत बड़ा होता है, और इसीलिए सीए से ज्यादा जल्दी किसी कंपनी का सीएफओ या सीईओ एमबीए फाइनेंस वाला बंदा बन जाता है। गॉट इट? तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? तीसरी फील्ड होती है क्या? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है? इसके अलावा भी अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती हैं, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, पर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो बड़ी क्लासेस में आप पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एमबीए, एमबीए होते हैं इनके एक्सपर्ट। एमबीए कहते हैं इनके एक्सपर्ट को, एमबीए, एमबीए कहते हैं इनको। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा, बीबीए, एमबीए। आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना बेटा एमबीए कर लेना, है ना? आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी ना? वो इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करता है, उसको बोलते हैं बेवकूफ, उसका फियांसे जिसकी घड़ी वड़ी की बात कर रहे होते हैं, आई हैव डन एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड एंड पता नहीं कहाँ कहाँ से। हाँ, अरे यार नहीं, अरे सॉरी, ओ हाँ, थ्री इडियट में तो था। हाँ, वो आमिर जो था, करिश्मा कपूर का पहला फियांसे जो था, वो करीना कपूर का पहला फियांसे, जिसको कहते हैं ये गधा है, बेवकूफ है, घड़ी की कीमत वगैरह, वो एमबीए तो होता है। हाँ, बट अब देखो भाई, मैं जो भी करता हूँ देखता हूँ उसको बहुत शिद्दत से करता हूँ, बहुत मेहनत से। ठीक है? तो यू हैव सीन वट एवर वी हैव डन, सो दैट वाज द कंटेंट फॉर टुडे। अगली क्लास में हम थोड़ी और चीजें, अगली क्लास में प्रोबेबली विल वाइंड अप दिस चैप्टर। ठीक है? अगर किताब मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। तो होपफुली आपको दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ रहा होगा समझने के लिए चीजों को, है ना? और बोरिंग तो नहीं हो रहा ना चीजें? हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।